साहित्य के इतिहास का अध्ययन किसी भाषा की साहित्यिक कृतियों को कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत कर देना मात्र नहीं है, बल्कि इसमें किसी देश या भाषा समाज की जातीय अस्मिता और अंतर मानसिकता की गहरी जानकारी मिलती है। वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों, उतार चढ़ावों और उनके फलस्वरूप साहित्यिक अभिरुचियों में आए बदलावों को पढ़ने और समझने से पाठक के मन में एक परिदृश्य बनता है, जिससे साहित्य के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझने में सहायता मिलती है। साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण होती है इतिहास दृष्टि। लेखक जिस दृष्टि को आधार बनाकर साहित्य का इतिहास लिखता है, उसी से इतिहास का स्वरूप निर्मित होता है। यदि इतिहास दृष्टि समुचित नहीं है या उसमें तार्किकता का अभाव है, तो इतिहास कवियों, उनकी रचनाओं का विवरण मात्र बनकर रह जाएगा। हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित और आधुनिक दृष्टि संपन्न इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। उनसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या मिश्र बंधुओं द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों को सही मायने में साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता। वास्तव में वे कविवृत्त संग्रह मात्र ही हैं। इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक परंपरा की गंभीर जानकारी के साथ साथ वैचारिक दृष्टि और आलोचनात्मक विवेक का तालमेल पहली बार आचार्य शुक्ल में ही मिलता है। जनता की चित्रवृत्तियों की परंपरा की जांच करते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि का आधार रहा है। शुक्ल जी के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उन्होंने भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास को आधार बनाते हुए अपनी इतिहास दृष्टि विकसित की। लोक संस्कृति को महत्व देने के कारण हिंदी की जातीय परंपरा का बोध उनमें प्रबल है। फिर तो हिंदी में साहित्य के इतिहास लेखन का सिलसिला चल पड़ा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि के इतिहास सामने आए, लेकिन साहित्य इतिहास लेखन की मूल्यांकन परक दृष्टि का उनमें अभाव रहा। फलतः एक ओर तो ये महसूस किया जाता रहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य आचार्य शुक्ल और द्विवेदी जी से आगे नहीं बढ़ा है। दूसरी ओर साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता भी महसूस की जाती रही। लंबी प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास आया, जिसने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन को नवीन दिशा दी। असल में तो इस इतिहास लेखन का भी एक बहुत छोटा सा इतिहास है, इस माने में कि 1984 के आसपास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शताब्दी वर्ष का जो माहौल था, उसमें अनेक गोष्ठियां हुई अनेक नगरों में, और बार बार ये चर्चा हुई कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के बाद क्यों नहीं लिखा जा रहा। इसकी जांच पड़ताल पर अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए। मुझे ये लगा कि जितना श्रम और जितनी चिंता हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, अगर उसका कुछ हिस्सा हम इतिहास लिखने में लगा दें तो शायद कुछ इतिहास लिखा जा सके। कुछ दिनों मैंने प्रतीक्षा की कि शायद हमारी वामपंथी विचारधारा के मित्रों की ओर से कोई इतिहास लिखा जाए, इसलिए कि वहाँ पर इतिहास की चर्चा बहुत अधिक होती है। इतिहास वहाँ वामपक्षी विचारधारा में एक प्रकार से दैवी शक्ति धारण किए हुए है। तो ये सहज स्वाभाविक था कि अगर इतिहास का कोई रूप उधर से आए तो समझने में सुविधा हो। लेकिन हमारे मित्रों ने इतिहास की चर्चा की, इतिहास का नया दृष्टिकोण प्रस्तावित किया, इतिहास का नया काल विभाजन दिया, लेकिन एक ही चीज नहीं की, इतिहास नहीं लिखा। तो मुझे लगा कि अंग्रेजी में जहाँ कहावत है कि जिस स्थान पर बड़े बड़े देवदूत जाने से डरते हों, वहाँ कुछ नासमझ लोग ही पहुँच सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इतिहास लिखना है तो शायद कुछ नासमझी ज़रूरी हो काम शुरू करने के लिए।
मैंने सामग्री संचयन शुरू किया लगभग उसी समय, और 2 वर्षों में इतिहास लिख डाला। लिखने के समय मेरे मन में एक प्रतिज्ञा ये थी कि बार बार इतिहास लिखते समय साहित्य की चर्चा अलग होती है, उस साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषिक इतिहास की चर्चा अलग की जाती है। दोनों में कोई तालमेल नहीं रह पाता। मुझे लगा कि जैसे ये एक बुनियादी खामी है। इतिहास वही अच्छा है जहाँ कि हम उसको उसकी संश्लिष्टता में समझ सकें। इसीलिए अपनी इस छोटी सी पुस्तक का नाम मैंने रखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। साहित्य और संवेदना दोनों को मैंने एक साथ स्वीकार किया। संवेदना से मेरा अभिप्राय था हिंदी भाषा भाषी समाज, उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, और साहित्य उनको कैसे प्रतिफलित करता है, इस सब का एक साथ अगर विश्लेषण किया जा सके तो बात ज़्यादा सही होगी, सांगोपांग होगी। तो इसीलिए मैंने काल विभाजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। काल विभाजन आचार्य शुक्ल का मुझे बहुत काम करने की दृष्टि से बहुत उपयुक्त लगा, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। बहुत ब्यौरे में भी नहीं गया। जिसे मिश्र बंधुओं ने कवि कीर्तन कहा वो भी नहीं किया। एक बहुत लंबी सूची भी नहीं दी मैंने कवियों और लेखकों की, क्योंकि मैंने सोचा कि जब विकास का चित्रण करना है तो विकास का अभिप्राय यह है कि उन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जहाँ इतिहास में कोई नए मोड़ आए हैं। जब मोड़ आते हैं तो कुछ लेखक आगे बढ़ते हैं और फिर बहुत सारे लेखक उनके पीछे चलते हैं। उन पीछे चलने वाले लेखकों में से भी बहुत से लोग बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, लेकिन जाहिर है कि श्रेय उनको मिलता है जिन्होंने आगे बढ़ने का साहस किया या दुस्साहस किया। अब छायावाद के 4 कवियों का उल्लेख बार बार होता है। उस जमाने में अनेक कवियों ने फिर उस तरह की कविताएं लिखी, वो पृष्ठभूमि में चली जाती है। तो यही क्रम मैंने रखा। मैंने सोचा कि उन प्रवृत्तियों को ज़्यादा आलोकित किया जाए बजाय उन कवियों और लेखकों की सूची देने की। इसीलिए जब भक्तिकाल की बात की तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया कि भक्तिकाल का उदय कैसे हुआ। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण में क्या अंतर है, उस अंतर का विवेचन करने के बहाने मैंने कोशिश की कि भक्तिकाल की अपने ढंग से व्याख्या कर सकूं। या फिर रीतिकाल में क्या विशेषता है। रीतिकाल आप जानते हैं सबसे ज़्यादा तिरस्कृत और लांछित हुआ है, स्वयं शुक्ल जी द्वारा भी। तो रीतिकाल की कविता में जीवन का कहाँ उल्लास है, कहाँ स्वस्थ स्पंदन है, इसे मैंने आलोकित करने का यत्न किया। मेरा ध्यान बराबर इस बात पर रहा है कि जहाँ जो जिस कवि का महत्वपूर्ण अंश है, जिस लेखक का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, उसी को आलोकित किया जाए। जो कमज़ोर है, जिसकी ज़्यादा चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, उस अंश को लेने में मैंने कोई सार्थकता नहीं समझी। शायद यहाँ भी मेरी वही दृष्टि काम कर रही थी जिसके कारण मैं आलोचना को एक सर्जनात्मक व्यापार मानता रहा। इतिहास लेखन भी मानो उसी सर्जनात्मक क्रम का अगला चरण था मेरे लिए, कि जहाँ जीवन के इतिहास को, रचना के इतिहास को फिर से नई सृष्टि में देखा जा सके। तो इसीलिए उन लेखकों और कवियों को मैंने आलोकित किया, उन प्रवृत्तियों को, कालखंडों को सामने रखा जहाँ की वे कुछ नवीनता का सूत्रपात करते हैं। इस दृष्टि से चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास एक चैन धर्मी इतिहास है, जिसमें काल विभाजन तो आचार्य शुक्ल जैसा है, लेकिन प्राचीन काल और मध्यकाल के नए मोड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख बल आधुनिक काल पर है। रीतिकाल के बाद भारतेंदु युग में कुछ नई व्याख्या देने का यत्न किया,
और सबसे ज़्यादा मेरा यत्न था छायावाद को समझने का। छायावाद को ज़्यादातर पराजय, कुंठा, निराशा और अवसाद का काव्य कहा गया। मैंने यत्न किया कि इसे जो इसका वास्तविक रूप है शक्ति काव्य का, उस रूप में व्याख्यायित किया जाए। कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, यहाँ तक कि विरह काव्य कहा जाने वाला आंसू और इस जमाने के तमाम प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध गीतों को लेकर मैंने ये दिखाने की चेष्टा की कि जो 19वीं 20वीं शताब्दी का पुनर्जागरण है, वो पुनर्जागरण कैसे बड़े गहरे रचनात्मक स्तर पर छायावाद में प्रतिफलित हो रहा है, इसे सामने लाना है। इसीलिए मैंने छायावाद को शक्ति काव्य कहा। श्रद्धा कहती है कामायनी में, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति का आवाहन करती है। राम की शक्ति पूजा में भी जामवान कहते हैं राम से, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो ये जो शक्ति का आवाहन है, जैसे ये कवि अपने युग के पराजित मन को एक नया संदेश दे रहे थे शक्ति का। तो छायावाद तो जागरण का और शक्ति का काव्य है, जिसे हमारे अधिकांश आलोचकों ने कुंठा, पराजय और अवसाद की मनस्थिति का काव्य कहा। तो मैंने कोशिश की कि इसे एक परिप्रेक्ष्य मिल सके, कविता के विकास को सही ढंग से समझा जा सके। और जाहिर है कि आधुनिक कविता का वह पक्ष जिसे नई कविता या प्रयोगवाद या प्रगतिवाद कहा गया, वह काल था जहाँ मैं स्वयं कार्यरत था। तो उन कवियों, लेखकों, उपन्यासकारों के बारे में लिखने में ज़्यादा मन रखता था। चतुर्वेदी जी की इतिहास दृष्टि का आधार भाषा और साहित्य के माध्यम से हिंदी भाषी जनता की जीवन मूल्यों का विकास दिखाना है। अभी तक जो कई इतिहास लिखे गए, अलग अलग आलोचकों के सहयोग से लिखे गए, उनमें दृष्टि नहीं थी। दृष्टि तो एक ही आलोचक के इतिहास में हो सकती है। वो दृष्टि आप उससे सहमत हो न हो, वो एक अलग बात। लेकिन दृष्टि मूलक इतिहास तो कोई एक व्यक्ति ही लिख सकता है। यही सोचकर हिंदी भाषी समाज की जो मूल चिंताएं हैं, उनकी जो मूल्य व्यवस्थाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस इतिहास को लिखा। जैसे हिंदी क्षेत्र की जो परिवार व्यवस्था है, यहाँ की जो मर्यादावादी दृष्टि है, यहाँ पर जो विरुद्धों के सामंजस्य का प्रयत्न है, जो ये भावनाएं रही हैं, जो कविता में, उपन्यास में, नाटक में, कहानी में व्यक्त हुई हैं, उनको लेकर मैंने चलने का यत्न किया है। और उसी एक दृष्टि से पूरे साहित्य के परिदृश्य को विवेचित और मूल्यांकित करने का यत्न किया है। जाहिर है इतिहास अपनी प्रकृति में अधूरा रहेगा, और मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि आगे आने वाले कुछ बेहतर इतिहासकार इसे और बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक चतुर्वेदी जी के इस इतिहास की सार्थकता इस कारण है कि ये भाषा, साहित्य और संवेदना को एकाकार करते हुए इतिहास का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण स्पष्ट करता है। आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास लेखन की परंपरा को ये इतिहास अपने ढंग से आगे बढ़ाता है।